नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएस डायरी में चर्चा मोदी की आरती अमेरिका में 30 साल से हो रही है। आप सोचेंगे कि ये क्या कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि कई अखबारों के पत्रकार या मीडिया के पत्रकार आप कहें, आज तो टीवी मीडिया भी बहुत है, और सब ये कहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को तो वीसा ही नहीं मिलता था उसका तो अब प्रधानमंत्री बनने की वजह से हो रहा है। एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं जो बड़े राज्यसभा के सदस्य हैं, पत्रकार भी रहे हैं, उन्होंने कहा अरे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनको थोड़ी बुलाया जाता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी कुछ बताना चाहिए, तथ्य बताना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरती उतारना कोई तारीफ की बात है या आरती सचमुच में जैसे भारत में आरती उतारी जाती वैसी। राजनयिक दृष्टि से भारत की तरफ और नरेंद्र मोदी की तरफ अमेरिका की निगाह आज से नहीं है। उनकी निगाह थी 1994 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, एक संस्था जिसके माध्यम से उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, उनको भी भारत की तरफ से एक युवा नेता, उभरते हुए नेताओं को बुलाने के लिए संस्था का उपयोग विदेश मंत्रालय करता है। खर्चा सारा विदेश मंत्रालय और संयुक्त सहयोग आप कहिए। जब भी इस तरह कोई आयोजन होते हैं तो कई बार भारत भी कहता है कि हमारी सांस्कृतिक संबंध परिषद कर रही है या फलानी संस्था कर रही है, पीकी की तरफ से बुलाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के लिए बड़ा ही काम करके देश भर में और जिस तरह का काम करते रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी में वो एक्टिव ही ज़्यादा एक तरह से आरएसएस से आए थे। लेकिन उसके बाद भी उन पर नज़र पड़ी कि ये बड़ा जुझारू नेता है और जिसमें बड़ी एक आगे संभावना दिखाई देती है, और इसलिए यंग पॉलिटिकल लीडर्स के नाते अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनको बुलाया। और आप जानते हैं इस तरह के आयोजन में उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारी या राजनीतिक दलों के नेता, बिजनेस के लीडर्स, जो वहाँ के नीति निर्धारक हैं, उन लोगों से भी मोदी जी की मुलाकात करवाई थी। और मैं 94 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिकन दूतावास, मैं तब हिंदी अखबार हिंदुस्तान का संपादक था, और उस समय जैसा कहते हैं कि अमेरिकी लोग भी मिलते ही थे, दूतावास के लोग भी मिलते थे। उनसे चर्चा में बात निकली कि किस तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुँचे हैं। वो बीजेपी के उभरते नेता है। हमने कहा भाई उस समय बड़े बड़े नेता रहे हैं, मुरलीधर जोशी रहे, अडवाणी रहे, ऐसे बड़े नेता रहते हुए, अटल जी भी तब तो थे ही, लेकिन इनको क्यों बुलाया गया? उन्होंने कहा नहीं, वो यंग लीडर्स का है और इसलिए उनको बुलाया गया, ये सोच करके कि उनमें एक बड़ी संभावना है। और अमेरिका तो ऐसा नहीं है, वहाँ विजिटर्स प्रोग्राम के नाते 87 में मुझे भी बुलाया गया था, तो वो एक दूसरा प्रोग्राम था। लेकिन ये नेताओं के लिए जो दुनिया के देशों के, आप समझिए कि लगभग 125 से अधिक देशों से इस संस्था के माध्यम से बुलाने का लोग कार्यक्रम करते रहते हैं अमेरिका, और ये ध्यान रखता है कि किस देश में कौन उभर करके आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि रूस या चाइना या जर्मनी, वो भी संबंध बढ़ाने के लिए कुछ नेताओं पर निगाह रखते कौन उभर कर आता है। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भारत में एक नेता उभर करके सामने आ रहा है, उसको ध्यान में तब से रखा गया। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, उसी व्हाइट हाउस के सामने, जहां कभी वो पहले एक तरह से अतिथि के रूप में गए थे, दूसरे अतिथि के रूप में मतलब एक युवा नेता के रूप में वहां गए, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि उस समय उनकी मुलाकात हुई, वो तो और अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, ये एक और याद दिलाने की बात आती है कि प्रवासी भारतीयों से जो वहाँ उनका जो हजारों लाखों लोग आज भी जो इकट्ठा हो जाते हैं उनके लिए, उसकी भी जड़ की बात है। ये तो अमेरिकी सरकार ने बुलाया, जो 94 की चर्चा कर रहा हूँ। 93 में भी हमारे प्रवासी भारतीय वहाँ पर थे, और तब तो संघ से ही ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो संघ के एक प्रचारक के रूप में भी वो गए, अपना झोला लटकाए, केवल पजामा कुर्ता। जो वहाँ उस समय के लोग थे उन लोगों ने हमें बताया, जब अमेरिका में या ये भारत में भी, कि कैसे वो तो अपना 2-3 कपड़ा लेकर के चले गए, पजामा कुर्ता, झोला लगाए, एक आध कुछ जैकेट वैकेट होगा सर्दी से बचने के लिए, और ऐसा मौसम ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो बहुत बड़े ओवरकोट की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तब वो प्रवासी भारतीय जो वहाँ पर रह रहे थे उनके घरों में भी रहे, मिले, हिंदू नेता के रूप में, मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो। और वो कई शहरों में तब भी 93 में भी गए थे, और उस समय जैसा उनका एक वो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी है, मैंने प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, तो कुछ खाने की उनको बड़ी दिक्कत आती थी। मुझे याद है कि अमेरिका में हम लोग भी जब गए, यूरोप जाते थे, तो उस समय में बड़ा भारत का भोजन मिलना मुश्किल होता था, इतने रेस्तरां भी नहीं थे। अब तो हर गली में आपको मिल जाएंगे, हर चौराहे पर मिल जाते हैं वहाँ पर उस तरह के इंडियन रेस्तरां या इंडियन के खाने का सामान। इस दृष्टि से मोदी का वास्ता, आज जब राष्ट्रपति बाइडेन उनका स्वागत करें,
जब उनको राजकीय विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। चर्चिल की तरह से जो नेता दुनिया के प्रमुख नेता हो सकते हैं, जिनको अमेरिकी संसद में दूसरी बार बोलने का मौका मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक विशिष्ट अतिथि के रूप में, राजकीय अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का बुलाना मिलना, इसके पीछे रणनीति ये भी है कि मोदी भी अमेरिका को अच्छी तरह समझते रहे। चूंकि जब समय उनकी मुलाकात हुई तो उनकी क्या रणनीति है, जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म दूरगामी रणनीति के तहत इस तरह के नेताओं को संपर्क में रखा जाता है और सोचा जाता था। किसने सोचा था? भारत में तो कोई नहीं सोच सकता था। 93 में 94 में भारत में कभी कोई सोच सकता था वो पार्टी के अध्यक्ष होंगे? ये भी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। वो तो विधायक भी नहीं थे। वो तो जब विधायक नहीं थे तब भी वो मुख्यमंत्री बने, और जब सांसद नहीं थे तब प्रधानमंत्री पहली बार बनकर के आए तो प्रधानमंत्री के रूप में जाकर संसद के पैर छुए। तो इस दृष्टि से जिसके बारे में जिसपे एक अपनी योग्यता होती है, उसका लाभ मोदी जी को भी मिला मुख्यमंत्री के रूप में। चाहे वो बिजनेस लीडर से वहाँ मिले थे तो उससे कैसा अमेरिका के लोगों के साथ हमारा हो सकता है, क्या वहाँ से सहयोग मिल सकता है भारत की आर्थिक स्थिति के लिए। अब जब भारत की सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवाद से लड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के आतंकवाद से कड़ाई से किस तरह से मुकाबला किया सकता है। पहले अमेरिका वगैरह ध्यान भारत की तरफ कम देता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में और अधिक कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये दुनिया को साबित किया गया। उनके घर में घुसकर, जिसको कहते हैं पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने का जो प्रयास है भारतीय सेना के जरिए, भारतीय सेना को सशक्त बना करके, और आज इस बाइडेन के साथ समझौते में जो चर्चाओं में महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उस तरह के विमान अपने पास हों जिससे भारत, चीन और पाकिस्तान यदि भारत की तरफ निगाह भी उठाता है तो कैसे उन पर नजर रखी जा सकती है। आधुनिकतम 31 विमान खरीदने के बारे में बात हो रही है। कुछ और अलग तरह के समझौतों पर बात हो रही है जिससे कि आर्थिक संबंध मजबूत हो। लोग चीन की तरफ निगाह नहीं देना चाहते। चीन के साथ भी हमारी सीमा पर जो अतिक्रमण की कोशिश चीन ने किया, बीच में कुछ समय बार बार उसको पीछे धकेल दिया गया भारतीय सेना ने, उस मुद्दे पर भी अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे साथ बड़ा साझेदार हो। लेकिन हाँ, ये सही है, अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहा है कि सीटो नटो उस तरह के संगठनों में, यूक्रेन का आप देख ही रहे हैं, नाटो के सदस्य बनने के नाते उसकी पहल से आज कितना ज़्यादा खतरा बना। लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ भी राजनयिक संबंध तो बराबर बने हुए हैं। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री इस बात को कहते भी हैं कि हम अपना मुकाबला अपनी ताकत पर करेंगे, अपनी राजनयिक से करेंगे, अपनी कूटनीति से करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हो। लेकिन चीन से लड़ने के लिए भी अमेरिका और विश्व की राजनीति में भारत की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से कोरोना महामारी जो कोविड की जो जिस तरह की हुई, उसमें भी भारत ने साबित कर दिया कि चीन के इस तरह के जो महामारी फैलाने के षड्यंत्र हैं, उससे निपटने में भारत न केवल सक्षम है बल्कि दुनिया के 100-150 देशों का उसने सहायता की है। इस मौके पर G20 का अध्यक्ष होने के नाते भी नेतृत्व करते के रूप में, और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की जो अहम भूमिका हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के लिए, शांति के लिए भी भारत की तरफ अपेक्षा की जाती है कि उसके कुछ प्रयासों से कुछ लाभ मिल सकेगा। तो माना जाना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की आरती उतारी जा रही है और उस पर निगाह 30 साल पहले से भी थी। धन्यवाद, नमस्कार।